हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया, सबको जय श्री कृष्णा। तो आज हम आप लोगों के साथ थर्मोडायनेमिक का एक छोटा सा लेक्चर डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें हम आज आप लोगों के साथ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने आप लोगों को बोला था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वन चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन कुछ साइंटिस्ट आए हैं और इस स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से मॉडिफाइड किए हैं, जिसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो जैसा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आप लोग ना करते हुए अपन डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं, तो जो हमारा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम होता है, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में मेनली अपने को क्या बोला गया है, जैसे देखिए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से दैट द एंट्रोपी, अंडरलाइन करिए, से दैट द एंट्रोपी ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। मतलब कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पूरी यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी होती सदैव हमेशा बढ़ती है। क्लियर? इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाती है। डेल एस ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब दिक्कत एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो एंट्रोपी को यदि हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं रैंडमनेस या जिगजैग रैंडमनेस मोशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का रैंडमनेस मोशन जो होता है वो हमारा कहलाएगा क्या? एंट्रोपी। मतलब पार्टिकल्स की अचानक जो मूवमेंट होने लगता है उनमें टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से या किसी और केस की वजह से, तो वो हमारा कहलाएगा एंट्रोपी। जो कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा लगातार बढ़ती रहती है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्लियर? जो कि आइसोलेटेड सिस्टम स्पॉन्टेनियसली, जो आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी होता है स्वतः स्वतः, मतलब खुद एंट्रोप, मतलब खुद ब खुद बढ़ता जाता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है। एक बार बढ़ गया ना, रिटर्न नहीं आएगा। क्लियर? तो इरिवर्सिबल भी आप लोग लिख ही लीजिए। मतलब कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो हमारा एंट्रोपी होता है स्वतः हमेशा खुद ब खुद बढ़ता रहता है और हमेशा बढ़ता है। एक बार बढ़ गया तो रिटर्न कभी नहीं आएगा। इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो आइसोलेटेड सिस्टम स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व टूवर्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर? उसके बाद देखिए, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ओनली इंक्रीज एंड नेवर डिक्रीज। हमेशा बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। नीट वाले स्टूडेंट इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत बार आता है। क्लियर? तो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या सीखा, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमको ये पता चला कि पूरे यूनिवर्स, पूरे विश्व, पूरे सिस्टम यदि हमारा कोई आइसोलेटेड है तो उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाती है। जो कि जो सिस्टम होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। और याद रखिए, इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। मतलब सिस्टम की जो एनर्जी होती है, जो एंट्रोपी होती है, वो कभी भी रिटर्न नहीं आती। एक बार बढ़ गया मतलब बढ़ गया, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। तो आपके नीट में क्वेश्चंस बन सकता है, एक स्पॉन्टेनियस से पूछ सकता है, एक इरिवर्सिबल से पूछ सकता है, एक एंट्रोप, वो पॉजिटिव होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू स्लोट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो हमारा एंट्रोपी होता है, एक तो स्पॉन्टेनियस होता है, दूसरा इरिवर्सिबल होता है और तीसरा पॉजिटिव होता है। क्लियर? जैसे एंट्रोपी मतलब फील करिए ना, एक पानी है 80 डिग्री टेम्परेचर का, एक पानी है 90 डिग्री टेम्परेचर का। तो जो 90 डिग्री वाला पानी है उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो मतलब उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। इस तरह में और अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब स्लोट को, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को दो साइंटिस्टों ने बहुत अच्छे से स्टाइलिश तरीके से प्रूव किया था, समझाया था। आइए वो देखते हैं। तो जैसा हमारा हो गया, एक साइंटिस्ट थे भाई साहब जूल सेकेंड लॉ। क्या, कौन थे? जूल सेकेंड लॉ। तो जूल ने क्या बताया, तो पहले समझ लीजिए, बहुत आराम बताया कि जो सिस्टम की एनर्जी होती है, जो सिस्टम की एनर्जी होती है, यदि हम एनर्जी को, जैसे हमने पढ़ा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, पकड़ लीजिए
क्या, चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो हमारी एनर्जी की पहली फॉर्म होती है इसको हम एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। लेकिन जूल ने बताया था कि हम एनर्जी को कभी भी, एनर्जी पार्ट फर्स्ट को हम कभी भी एनर्जी पार्ट टू में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या, जूल ने बताया था किसी भी सिस्टम की एनर्जी को कंप्लीटली वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टेटमेंट देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल state that the internal energy क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी का सम है, इसलिए बोल दिया इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स क्लियर वॉल्यूम एंड प्रेशर डिपेंडिंग ओनली टेम्परेचर क्लियर। इसके बाद याद रखिएगा, and energy does not completely convert one form to another form according to Joule's second law। Joule's second law के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में कंप्लीटली कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते क्लियर। चलिए ये हो गया हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को जूल ने अपने हिसाब से बता दिया। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को ही कैल्सियस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ बताया। उन्होंने क्या बताया कि जो स्लोट होता है अकॉर्डर इफेक्ट, चलिए जैसे देखते हैं इसका स्टेटमेंट अपन देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या था बेटा, स्टेटमेंट इसका ये था कैल्सियस का, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ डिवाइस विच वर्क ऑन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट अदर देन हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी क्लियर। यदि इस स्टेटमेंट को हम समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए एक ये बॉडी है क्लियर, इसका हीट है Q1, एक दूसरी बॉडी है जिसकी हीट है Q2, मतलब इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। अब यदि हम बोलें कि Q1 ग्रेटर देन Q2 क्लियर, कि पहले की हीट दूसरे की हीट से ज़्यादा है, तो आप Q1 ग्रेटर देन Q2 मतलब कि यदि इसकी हीट ज़्यादा है मतलब कि ये हॉट है और ये कोल्ड है क्लियर। हम कैल्सियस के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, यदि ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है तो आप कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। कब तक, जब तक आप इस पे बाहर से कोई वर्क ना करो। यदि आप इसमें बाहर से कोई वर्क कर दिए, मतलब इसमें इसकी हीट कम है, आप यहाँ से कोई वर्क किए और इस वर्क को पुश किए, मतलब ज़बरदस्ती इस हीट को बाहर भेजे, तो ऐसा पॉसिबल है, जो कि होता है रेफ्रिजरेटर में, जो कि कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर देखिए क्या करता है, अंदर की हीट को बाहर निकालता है, अंदर की हीट को बाहर निकालता है। जैसे ये कोल्ड बॉडी है, मतलब ये ठंडा है, अपने अंदर से और हीट को बाहर निकाल रहा है, और हीट को बाहर निकाल रहा है। यदि अपने अंदर से और हीट को बाहर निकाल रहा है मतलब ये और कोल्ड होता जा रहा है, ये और कोल्ड होता जा रहा है, ये और कोल्ड होता जा रहा है क्लियर। जितना ज़्यादा ये कोल्ड हीट बाहर निकालता जाएगा उतना ही ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा। लेकिन सुनो मेरी बात, क्या यदि ये हीट बाहर निकालता है, इसका मतलब ये है कि आप इस सिस्टम पे कोई ना कोई वर्क कर रहे हो, आप इस सिस्टम पे कोई ना कोई वर्क बाहर से कर रहे हो। यदि हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। फिर जब इस सिस्टम पे आप कोल्ड वाले सिस्टम पे यदि आप वर्क कर रहे हो तो यहाँ से हीट बाहर निकल रही है, तो सुनिए ना, लो टेम्परेचर बॉडी से कम हीट वाली बॉडी से हीट को बाहर निकाल रहे हो तो और ज़्यादा ये ठंडी होती जा रही है। ऐसा नेचुरली पॉसिबल नहीं है। किसने बताया था, कैल्सियस ने। लेकिन यदि हम बाहर से वर्क कर दें उस सिस्टम पे तो ऐसा पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, फ्रिज के अंदर जो हीट है यदि आप उसको बाहर निकालते जाते हैं तो फ्रिज और ठंडा होता जाता है। इसीलिए फ्रिज के पीछे आप हाथ लगा के देखो, गरम गरम हीट निकलती है। तो रियल में वो जो हीट निकलती है फ्रिज के अंदर की ही हीट होती है। क्लियर हुआ।
तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थैंक यू सो मच। जो भी समझ में नहीं आया हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बहुत ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।